हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है भाई आप सभी लोगों के। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा नाम है तेजस बोर्डे और हम आपका स्वागत करते हैं नोवेन टेस्ट क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर चल रहा है और डिटर्मिनेंट चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पर 2 लिखा है गलती से। तो हमारा डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 3 है आज। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने बेसिक सी बातें की थी, ज़्यादा क्वेश्चन हमने नहीं किए थे। बेसिक सी बातें लेक्चर नंबर 1 में तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक सी बातें की थी, इसलिए छोटा सा लेक्चर हो गया था। जैसे कि माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है, माइनर किस तरीके से निकालेंगे, कोफैक्टर किस तरीके से निकालेंगे। उसी तरीके से लेक्चर 2 में हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है। टोटल 5 प्रॉपर्टीज हमने डिटर्मिनेंट की पढ़ी थी। उसी तरीके से आज हम सबसे पहले तो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 दोनों का रिवीजन लेंगे और उसके बाद थोड़े से 3 से 4 क्वेश्चंस हम लेने वाले। एक आध क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और लेक्चर नंबर 4 में भी हम सिर्फ क्वेश्चन ही लेने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 का भी देखेंगे हम लेक्चर नंबर 4 होने के बाद। तो सबसे पहले तो देखते हैं भाई आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 का रिवीजन। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा, लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा। अगर आपने रिवीजन किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो आज हम करने वाले हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस आज से ही शुरू करेंगे। ठीक है। तो रिवीजन में जैसे कि हमें पता है कि हमने सबसे पहले यहाँ पर हम लिख सकते हैं, रिवीजन बोल दो या फिर समरी बोल दो। ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो हमने देखा था माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है, ये सब हमने देखा था। तो सबसे पहले तो यही था कि डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट डिनोटेड बाय डी, कैपिटल डी और डेल्टा। इसके बाद हमने किस तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहिए था ये भी हमने देखा था और उसी में हमने देखा था प्लस माइनस प्लस वाला रूल। प्लस माइनस प्लस रूल कैसे यूज करना है ये तो सबको पता ही होगा। उसके बाद हमने देखा था माइनर। उसके बाद हमने देखा तो कोफैक्टर किस तरीके से निकालना है। जैसे कि माइनर हम अगर बोलो कि 2 का माइनर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग। ये वाला और ये वाला कॉलम एंड रो इनको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनर आ जाएगा। और इसी माइनर को अगर हम माइनस वन की पावर आई प्लस जे करेंगे तो हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा। ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, काफी बेसिक सी बातें थी वो। और लेक्चर 2 में हमने देखा था प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या थी भाई, आई होप सबको याद ही होगा, नहीं है तो देख लो। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर हम रोज आर इंटरचेंज इनटू कॉलम्स और columns are interchanged into rows, then the value of determinant unchanged। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर रोज को कॉलम की जगह और कॉलम को रोज की जगह इंटरचेंज करेंगे तो। और दूसरी प्रॉपर्टीज क्या थी हमारी, अगर दो रोज किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट का जो साइन है, डिटर्मिनेंट के वैल्यू की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। क्या थी हमारा दूसरी प्रॉपर्टीज, रोज या फिर टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट
interchanged, then the sign of the determinant value, two rows of determinant interchange, then the sign of the determinant value also change. यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर हम लिख लेंगे, दो रोज ही नहीं, यहाँ पर दो कॉलम भी हम लिख सकते हैं, या और कॉलम्स भी, ठीक है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या थी भाई हमारी, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज या फिर दो कॉलम सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। इफ टू रोज और कॉलम्स आर of the determinant if two rows or columns of the determinant are identical or same, then the value of determinant then the value of determinant is 0। इसी के साथ हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, हमारी क्या थी फोर्थ प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की मतलब अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या फिर कॉलम को, किसी भी एलिमेंट को अगर हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, एग्जांपल अगर हम ले तो यहाँ पर A1 है, B1 है, C1 है, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इसकी रो को हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया, इस फर्स्ट वाले को। अभी सपोज करो मतलब इसका आंसर हमारे पास आता है कुछ भी, ठीक है, तो इसको अगर हम K से मल्टीप्लाई किए, A1 K B2 K B K C3 A2 B2 C3 A3 B3 C3, यहाँ पर हमारे पास C2 K से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा, बराबर। तो इसका जो आंसर रहेगा और इसका जो आंसर रहेगा इस वाले का, सपोज करो कि ये डेल्टा है और ये पूरे डिटर्मिनेंट की इस रो को हमने k टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये k टाइम्स डेल्टा हो जाएगा। इसका आंसर, ये वाला आंसर k टाइम्स हो जाएगा इस वाले के, ठीक है। ये था हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। और इसमें भी लिखने के लिए तो क्या लिखे, लिख देते हैं, if any element, if the ये मैं यहाँ से रफी कर देता हूँ,
if the element of any row if the element of any row element of एनी रो किसी भी रो के एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करें रो या फिर कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट बी मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर then the determinant is multiplied by that number is multiplied by that number उस नंबर से पूरे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी डिटरमिनेंट की क्या थी, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रही या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि if elements of one row be added any constant multiple किसी भी एक रो के अंदर हम किसी कांस्टेंट मल्टीपल को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो रहेंगे दूसरे रो के वो भी ऐड हो जाएंगे उसमें रिस्पेक्टिवली। हाँ, एक यहाँ पर हम ले सकते हैं एग्जांपल लेंगे हम एग्जांपल अगर जैसे कि लेना चाहे तो हम जैसे कि यही लेते A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यहाँ पर अगर हम इस तरीके से यहाँ पर या फिर अगला पेज हम लेते हैं डेल्टा डैश, ठीक है, A1 प्लस L M1 सॉरी L B1 प्लस M C1 B1 C1 A2 प्लस L B2 प्लस M। एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ तो काफी आसानी के साथ समझ जाओगे। LB3 प्लस MC3 अगर समझ गया हुआ है पिछले वाले लेक्चर में तो काफी आसान हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास A1 था B1 था C1 था, ठीक है, A2 B2 C2, ठीक है, A3 B3 C3। अभी हमने प्लस करके यहाँ पर हमने एक काम कर दिया, यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस M A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि कॉलम 1, ये जो पूरा कॉलम 1 है, कॉलम 1 हमने इंटरचेंज कर दिया है। क्या कर दिया हमने इसमें, सिर्फ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दिया है विथ कांस्टेंट मल्टीपल। इस वाले को इस L से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने M से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम एग्जांपल ले एक और, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि भाई 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9, इसका जो आंसर रहेगा और
हमने इसमें एक और ऐड कर दिया कि भाई हमें कॉलम 1 की जगह क्या करना है, हमने कॉलम 1 की जगह रिप्लेस करना है कि भाई कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 आ जाए, मतलब 1 प्लस, अब ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, मतलब ये हो गया हमारा कॉलम 1। उसके बाद हमने कॉलम 2 को यहाँ पर ऐड कर दिया, उसके बाद कॉलम 3 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। और ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि कॉलम 2 और कॉलम 3 को हमने इंटरचेंज नहीं किया है। उसी तरीके से अगर हम बात करें 4 प्लस 5 प्लस 6, कॉलम 1 को हम पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं, 5 6 7 प्लस 8 प्लस 9 8 9, और इसका जो आंसर रहेगा और इसका जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा, इंटरचेंज नहीं होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी 5 है, ठीक है। तो ये थी हमारे डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी। अभी ये है कुछ सवाल डिटर्मिनेंट के ऊपर जो हमने आज के इस लेक्चर के लिए लेकर आए हैं। आप लोग शुरू करते हैं, आप लोग भी अपने तरीके से सॉल्व कीजिए, हम भी करेंगे। डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपांड करे हुए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को एक्सपांड नहीं करना है, फैलाना नहीं है इसे। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो साइन ए प्लस डी, यहाँ पर भी साइन साइन ही है, यहाँ पर कॉस नहीं है, साइन है, गलती से कॉस लिख दिया है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर साइन लिख लेते हैं, साइन, ठीक है। इसे हमें अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो साइन ए प्लस डी, साइन बी प्लस डी, साइन सी प्लस डी। यहाँ से एक नोट या फिर एक दिमाग में एक बात चमक रही होगी कि भाई साइन ए प्लस बी, ए प्लस डी, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी भी होती है। यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, साइन ए प्लस बी, ऐसी भी एक प्रॉपर्टी होती है। आई होप कि आप सबको पता होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी एक प्रॉपर्टी होती है। तो किस तरीके से हम इसे एक्सपांड करते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर मैं साइन बी, ठीक है। अभी यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। किस तरीके से ये इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर देख लो एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास साइन ए कॉस ए, साइन ए प्लस डी है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर साइन ए, या फिर हम इसे अगले वाले पेज पर लेते हैं, यहाँ पर हो सकता है जगह कम पड़ जाए। तो याद रखना सिर्फ यहाँ पर साइन कॉस साइन, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं हम साइन ए कॉस ए, साइन ए प्लस डी था, ठीक है, साइन ए कॉस डी प्लस कॉस ए साइन डी। इसके नीचे था हमारे पास साइन बी कॉस बी, साइन बी कॉस बी। इसे हम किस तरीके से एक्सपांड करेंगे, साइन बी कॉस साइन साइन बी प्लस डी है, ठीक है, कॉस डी प्लस कॉस बी साइन डी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास है साइन सी एंड कॉस सी। इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो क्या था, साइन सी प्लस डी, तो साइन सी कॉस डी प्लस कॉस कॉस सी साइन डी।
यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे फिफ्थ वाली। एक्सपांड तो हमें करना नहीं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या हमें यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करने वाले? अप्लाइंग, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉलम 3 जो है हमारे पास, क्या है कॉलम 3 हमारे पास? ये है हमारा कॉलम 3। ये हमारा कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 3 को हम इंटरचेंज करने वाले, या फिर कॉलम 3 को हम चेंज करने वाले। इसको मिटा दे रहा हूँ, सिर्फ बताने के लिए डिनोट किया था। ठीक है, कॉलम 3 को इंटरचेंज करेंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे हम कॉलम 3 को? कॉलम 3 को तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नोट करते या फिर गौर करते। तो यहाँ पर देखो, अगर हम साइन ए और कॉस डी को अगर हम देखें, तो यहाँ पर देखो भाई, अगर हम माइनस करें कॉलम 3, कॉलम 3 में से हम माइनस करें क्या? साइन ए एंड कॉस डी, कॉस डी एंड कॉलम 1। उसके बाद अगर हम माइनस करें क्या? साइन डी एंड कॉलम 2। ये वाला एक बार रूल यहाँ पर यूज करके देखो। तो कॉलम 3 में हमारे पास क्या है? यहाँ पर आ जाओ अगले वाले पेज पे। कॉलम 3 में हमारे पास क्या है? साइन ए प्लस बी था, ए प्लस डी था सॉरी। तो साइन ए कॉस डी प्लस कॉस ए साइन डी। अभी इसमें से हम क्या माइनस करने वाले? ये डॉट है, इसमें से हम माइनस कर रहे साइन, यहाँ पर देख लेते, माइनस कर रहे कॉस डी एंड कॉलम 1, कॉस कॉस हाँ कॉस डी कॉलम 1 में हमारे पास क्या है? कॉलम 1 में हमारे पास साइन ए, कॉलम 1 में हमारे पास साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन ए, साइन बी, साइन सी कॉलम 1 में। तो उसमें से हम साइन ए, क्यों? कॉलम सबसे पहले हम 3 को इंटरचेंज कर रहे। ठीक है, साइन कॉस डी साइन ए डॉट, उसके बाद साइन डी और कॉलम 1, साइन डी एंड कॉलम 2। साइन डी कॉलम 2 में हमारे पास क्या है? कॉलम 2 में हमारे पास है कॉस ए, कॉस ए। तो यहाँ पर देखो, साइन ए कॉस डी, साइन ए कॉस डी क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, जीरो ही बचेगा। कॉस ए साइन डी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? जीरो। तो कॉलम 3 को हमने मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके हमने किस में रिप्लेस कर दिया? जीरो में। काम आसान हो गया। क्या हो गया? काम आसान हो गया। तो इस तरीके से हम लिखेंगे अभी साइन ए कॉस ए जीरो, साइन बी कॉस बी जीरो, साइन सी कॉस सी जीरो। इसी तरीके से हम बाकी को भी इंटरचेंज करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले, कॉलम 3 फिर से इंटरचेंज करेंगे हम कॉलम 3। अभी इसको हम इंटरचेंज करना चाहेंगे इसको। तो कॉलम 3 माइनस, देख लो भाई, कॉस डी एंड कॉलम 1 डॉट साइन डी एंड कॉलम 2। ये इंटरचेंज करेंगे, जीरो ही आएगा। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो देखते, सबके लिए सेम ही ये वाला रूल, ये क्वेश्चन के लिए। अभी इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। कैसे जीरो आएगा? अगर हम बात करें
तो cos b मल्टीप्लाई 0, cos c मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। cos a को क्रॉस करेंगे, cos a को कट करेंगे, ये वाला सब 0 हो जाएगा। या फिर तुम लोग इसे सॉल्व करके भी देख लो, आंसर 0 ही आने वाला है, या फिर दिख भी रहा है 0 ही आ रहा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी ये हमारा पास क्वेश्चन नंबर 2। आसान है, काफी बेहद आसान है, ट्राई करो एक बार। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपर्टी यूज करने वाले हम, अप्लाइंग प्रॉपर्टी 5 अप्लाई कर रहे हैं। कॉलम 1 को इंटरचेंज करें हम, कॉलम 1 को, तो कॉलम 1 को इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 में। तो क्या होगा हमारे पास अभी ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद ये भी यही होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स एंड एक्स का स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर 1। कोई बात अगर समझ में ना आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। फिर से अगले लेक्चर में मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो। और एक बात याद रखना, हम डिटर्मिनेंट से कॉमन वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर कोई कॉमन वैल्यू तीनों रो में या फिर कॉलम में सेम हो तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल फेंक सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन है तो हमने निकाल लिया, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है 1, ठीक है। अभी यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, उसके बाद है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अभी इसे सॉल्व करते हैं, ये वाला है तो 1, अभी यहाँ पर 1, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 माइनस एक्स का क्यूब, नहीं तो एक काम हम यहाँ पर और करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक और रूल करते हैं, याद रखना डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम 0 को लाना चाहिए। यहाँ पर हम बात लिख देते हैं, try to make max zeros, ज्यादा से ज्यादा 0 बनाना, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर डिटर्मिनेंट की, तो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाइंग कॉलम 1, नहीं यहाँ पर तो भी रो होगी चेंज, तो रो 2 को हम चेंज करेंगे, रो 2 को, तो रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को भी हम चेंज करेंगे, रो 3 माइनस रो 1। कैसे चेंज करेंगे, रो 2 कहाँ पर है, ये है हमारे पास रो 2 R2, रो 1 कहाँ पर है, ये है रो 1, रो 3 कहाँ पर है, ये हमारे पास रो 3, तो रो 2 माइनस रो 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये तो 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस 1 या फिर 1 माइनस एक्स, यहाँ पर x माइनस एक्स का स्क्वायर, x माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर फिर से यहाँ पर 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है, रो 3 में हमारे पास गड़बड़ हुई है, रो 3 माइनस रो 1 है, तो ये है रो 3 एंड ये है रो 1, 1 माइनस 1, यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। यहाँ पर डिनोट भी कर देते हम कैसे हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो हमारे पास आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड 1 माइनस
x का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ये वाला आंसर। अभी यही पेज हम आगे वाले को कॉपी करते हैं। ये रहा, ये हम मिटा देते हैं यहाँ से। अरे यार, नहीं हो रहा है। इरेज ही करते हैं फिर तो। हो गया, हो गया। हो गया। ठीक है। हाँ, ये वाला पार्ट चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है। ठीक है, छोड़ो। पूरा ही आ रहा है यार। कहाँ से आ रहा है ये? ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ तक आए थे? 1 + x का स्क्वायर। और उसके बाद हमने सॉल्व किया था, तो हमारे पास आया था 1 0 0। और x स्क्वायर ये तो सेम ही था। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया था, रो 2 1 - x। ठीक है, 1 - x एंड x - x का स्क्वायर। उसके बाद रो 3 - रो 1 x का स्क्वायर माइनस x एंड 1 - x का स्क्वायर। ठीक है, अभी फर्दर प्रोसीड करते 1 + x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1। ठीक है, ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 - x 1 - x का स्क्वायर माइनस x - x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, अगर बात करें आगे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगले वाले पेज पर करते हैं या फिर ठीक है, अगले वाले पेज पर करते हैं और उसका आंसर सीधा यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर रफ पेज हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एज ए रफ पेज। 1 - x, उसके बाद 1 - x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x x का स्क्वायर। ठीक है, सो 1 - x स्क्वायर माइनस x प्लस x क्यूब, यहाँ पर माइनस x का क्यूब माइनस x की पावर 4 माइनस x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब। ठीक है, 1 - x स्क्वायर माइनस x प्लस x का क्यूब माइनस x का क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस x का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला कट हो जाएगा। ठीक, कट हो जाएगा। ठीक है, बचा हमारे पास ये भी कट हो जाएगा हमारे पास, तो बचा 1 - x। ठीक है, 1 - x, उसके बाद x की पावर 4 प्लस x की पावर 4। उसके पहले तो हम लिखते हैं माइनस एक्स क्यूब लेते हैं और उसके बाद x की पावर 4 लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बचकर निकल के आ गया। अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, 1 - x का स्क्वायर एंड 1 + x का स्क्वायर। इसी को ही हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ना हो तो इसको सॉल्व करके देख लेना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर यही आने वाला है। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। तो सीधा ही हम ये लिख देंगे 1 माइनस, तो ये है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस एक्स उसका भी स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ये वाला कुछ करें क्या, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इन दोनों को 1 माइनस एक्स, या फिर नहीं, ये वाला तो नहीं आएगा। तो अगर देखें तो ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इनको हम अलग लेंगे, और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ऐसा अगर हम लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, दोनों सेम ही है, ठीक है। क्या किया हमने, इन इसको और इसको कोलैप कर दिया बस, और इसी को अगर हम फर्दर देखें तो ये आ गया, हमारा आंसर ही आ गया 1 माइनस एक्स के पावर क्यूब का स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद, और यही हमारे पास प्रूफ के लिए था, ठीक है। आंसर यह हमारे पास प्रूफ भी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पर है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज को याद रखना, हम कॉमन वाली चीज को, कि भाई यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जैसे कि अगर देखोगे तो यहाँ से सब में से एक्स वाई जेड कॉमन निकल रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 1 1, तंबूरा बचा यहाँ पर, तंबूरा। यहाँ पर बचा एक्स वाई जेड, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फर्दर सॉल्व अगर हम इसे करेंगे तो क्या आएगा, फर्दर सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले याद रखना है कि मैक्सिमम जीरो को हमें इंक्लूड करना चाहिए, जीरो जितना ज्यादा बने उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर जीरो बन रहा है, हाँ, वन में से वन जाएगा तो जीरो बन जाएगा, वन में से वन फिर से जाएगा तो भी जीरो बन जाएगा। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड कॉलम, यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाइंग, ठीक है। कॉलम वन को हम चेंज करेंगे, कॉलम टू को भी हम चेंज करेंगे। कॉलम वन को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, C2 माइनस C1, ठीक है। एंड कॉलम टू को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, कॉलम यहाँ पर लिखते हैं कॉलम टू, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस 1 0, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। अभी आगे हम इसे लिखेंगे तो एक्स वाई जेड। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लो भाई, जीरो से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज को तो जीरो ही बचेगा। तो हमारे पास इस पूरे डिटर्मिनेंट में से क्या बचा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यही बचा है सिर्फ इस डिटर्मिनेंट से। कैसे बचा, अगर देखोगे वन 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 को अगर हम सिंप्लीफाई करने जाए कॉलम 3 को, तो वन को हम कट करेंगे या ऐसे, तो हमारे पास क्या बचेगा, यही बचेगा ना, जाहिर सी बात है, यही बच रहा है, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो यही हम जो है यहाँ पर लेने वाले हैं। यहाँ पर जैसे कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी। ये ऊपर वाला रफ कर देता हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ठीक है, अभी यही हम आगे वाले स्लाइड पर लेंगे। एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ से हम क्या, ये बराबर है वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड, ओके ठीक है। यहाँ से हम एक्स वाई जेड, ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम कॉमन लेंगे एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड। तो यहाँ पर क्या बचा, वन वन एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है। इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो हमारे पास क्या आएगा, वाई माइनस जेड, सॉरी एक मिनट रुकना, यहाँ पर y प्लस होगा, y प्लस एक्स प्लस वाई और y प्लस जेड होगा। क्यों, अगर बात करो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, सॉल्व करें इसे, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, इनको सॉल्व करो। प्रॉपर्टी आई होप कि आपको याद ही होगी, नहीं होगी तो इसलिए मैं ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स एंड माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पर देख लो ए बी एंड ए बी, इस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास अभी क्या रहा है यहाँ पर, वाई एक्स, यहाँ पर हाँ वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर फर्दर करेंगे तो वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये कट हो जाएगा, बचा हमारे पास जेड माइनस एक्स। आगे इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और यही हमारे पास प्रूफ के लिए भी था। देखो यहाँ पर प्रूफ के लिए सब सेम है क्या, यहाँ पर देख लो भाई सब कुछ सेम है कि नहीं, सेम है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन हम होमवर्क को देंगे आपके लिए, होमवर्क, ठीक है। आगे गए, आगे एक और सवाल है, काफी आसान है, इसे भी एक्सपांड हमें नहीं करना है, बिना एक्सपांड ही करना है। मतलब बिना एक्सपांड का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी यूज करनी है सीधी सादी, ठीक है। ये भी काफी आसान सवाल है। प्रॉपर्टी 5 पर ऐसा लग रहा है ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी आई थिंक 4, थर्ड या एक मिनट देख लेते, थर्ड वाली थी शायद प्रॉपर्टी, उसके ऊपर बेस है ये। अ, अ, हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी थर्ड पर ये बेस है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते, 1a b प्लस सी, 1b c प्लस a, 1c a प्लस b। सॉल्व करेंगे इसे, अभी क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले, प्रॉपर्टी फिफ्थ। क्या, हम कॉलम 3 जो है यहाँ पर हम लिखते थे अप्लाई, अप्लाई कॉलम 3 को हम इंटरचेंज करेंगे, या फिर हाँ इंटरचेंज ही करेंगे, कॉलम 3 को हम इंटरचेंज करेंगे कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 में। मतलब क्या होगा अभी यहाँ पर 1, हाहाकार मच जाएगा, ठीक है। 1 ए प्लस बी प्लस सी, कॉलम 2 को हमने कॉलम 3 में ऐड कर दिया, जोड़ कर दिया, ठीक है। इसके बाद 1, उसके बाद बी, उसके बाद हमारे पास यही होगा, ये सी रह गया यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद फिर से 1 सी, ए प्लस बी प्लस सी, सब सेम हो गया, ठीक है। अब इसे में से हम ए प्लस बी प्लस सी निकाल कर बाहर फेंक देंगे एकदम, ठीक है। यहाँ पर बचा फिर 1a1, 1b1, 1c1, ठीक है, ये बचा भी है। अभी इसको देखकर कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है कि नहीं याद आ रही, ये आप लोग सोचोगे, ठीक है। सोच लिया होगा आई थिंक। अभी इसे देखो,
हमारे पास प्रॉपर्टी थ्री हमारे पास क्या थी? प्रॉपर्टी थी इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर सेम, then the value of determinant is 0। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल है या फिर सेम है, तो इसकी ऑटोमेटिकली इस पूरे की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0, ठीक है। इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास होगी 0। एंड अगर हम a प्लस बी प्लस सी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। एस आंसर बोल दो या फिर प्रूफ बोल दो। यहाँ पर देखो 0 प्रूफ करना था, हमारे पास भी आंसर 0 आ गया। ये तो ही कुछ सवाल आज के इस लेक्चर के लिए, आगे भी है बहुत सारे। आज हमने कुछ रिवीजन किया एंड थोड़े बहुत से क्या किया हमने, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चंस में प्रूफ वाले थे, लेकिन प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेस काफी अच्छी तरीके से बनाते हैं, और ये बेस आपको आगे हार्ड लेवल क्वेश्चन में भी सॉल्व करने में मदद करेगा। और अगले वाले लेक्चर में ट्राई करूंगा और क्वेश्चंस को लेकर आने के लिए। और अगर आज के इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई सवाल ना समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिख देना। एंड चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।